गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब कक्षा शुरू होनी है, तो आइए पहला पाठ देखते हैं। फर्स्ट लेसन है, वही चल रहा है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इस पर काफी चर्चा अभी पहले क्लास में हुई थी इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति 9वीं कक्षा में पहला पाठ था। रियल नंबर्स तो वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो उसमें हम जो प्रस्तावना में आपसे बोल चुके हैं वो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला प्राकृत संख्याएं, ठीक है। पहला था प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पाठ छोटा रह गया है कोर्स हटाने के बाद काफी, तो उसको विधिवत पढ़ने की जरूरत है। जैसे आज अभी 12th वालों को दिखाई थी रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की किताब, तो उनसे पूछ लिया है कि ये पहले पाठ जो विश्लेषणात्मक हैं और चिंतन वाले हैं, तो चिंतन वाली गणित धीमी गति से पढ़ी जानी चाहिए, ये बात ध्यान रहे। नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा, नेचुरल नंबर्स के बाद जब आगे बढ़े, इसको एक्सटेंड करना पड़ा, तो ये पूर्ण संख्याएं थी, द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स याद दिला रहे हैं। फिर होल नंबर्स के बाद आया द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये इंटीजर्स कहलाए, ठीक है, इंटीजर्स NWZ। और उसके बाद परिमेय संख्याएं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स ये थे परिमेय संख्याएं। परिमेय परिमाप से बना है, ठीक है ना। तो क्वांटाइज, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर देंगे तो परिमेय है, रेशनल नंबर। और उसके बाद आया इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने पूछा कि इर्रेशनल नंबर्स किससे डिनोट करते हैं, तो उत्तर नहीं मिल रहा है, कहा था किताब से ढूंढ कर लाना है। अगर कहीं नई किताब में न मिल रहा हो तो पुरानी किताब को देखिए। पुरानी किताब में नहीं मिल रहा है तो ये ढूंढ कर लाइए कि नहीं है, ठीक है ना। गूगल का आंसर आ रहा है कि इसको डिनोट करने के लिए कोई लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा गलत है। रेशनल नंबर्स और फिर आया इर्रेशनल नंबर्स। एक मौका आपको और दे रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं को, है ना, किससे चिन्हित किया जाता है, किस अक्षर से चिन्हित करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को, ये भी ध्यान देना है। ढूंढिए मिलता है कि नहीं किताबों में। अगर किताबों में न मिला तो गूगल की शरण आप लेंगे और फिर पता करिएगा कि वो क्या उत्तर देता है। तो वो कहता है नहीं, कोई अक्षर नहीं होता, ठीक है। तो ये बात गलत है एक्चुअली। इर्रेशनल नंबर्स तो प्राकृत संख्याएं थी, ये ध्यान रहे। हिंदी नाम इनकी अच्छी तरह से ध्यान रहे, हिंदी पकड़नी जरूरी है। धीरे धीरे हिंदी कमजोर हो रही है देश की, ये कठिनाई है ना। तो प्राकृत संख्याएं और ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण और ये पूर्णांक, पूर्णांक और पूर्णांक के बाद परिमेय, पूर्णांक के बाद परिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। तो अब जब इन सभी को मिला देंगे, ये संख्याएं हैं, ठीक है। सभी संख्या पद्धतियां, ये संख्या पद्धतियां हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स जो 9th में आपने देखे, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 10th यहां कहता है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, फिर से विजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स अगेन। तो फिर से रिविजिट करते हैं 10th क्लास में टॉपिक को लेकर, ठीक है, संख्या पद्धति। तो इन सभी को मिला दें, सारे सेट्स को मिला दें और ये देखिए, इसको ढूंढना जरूर है। अगली बार जब क्लास हो
तो बताइएगा कि आप ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, तो सारे सेट्स को अगर मिला दें तो एक बड़ा सेट बनेगा, और वही कहलाता है क्या, कि अगर हम एक बड़ा सेट ले लें कि नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, वो नंबर्स का सेट है, ठीक है, ये सबसेट है ना, और ये होल नंबर्स का सेट जो आया वो कह रहे हैं इंटीजर्स के लिए सबसेट बन रहा है। तो अभी ऐसे सबसेट, मान लो वर्ड अभी आप नहीं जानते, सेट अच्छी तरह से परिचित नहीं है, तो सभी अगर शामिल कर दें, यूनियन बना दें, ठीक है, तो नंबर नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रेशनल्स का और इरेशनल्स का। अभी इरेशनल लिख रहे हैं, किससे डिनोट किया ये पता नहीं, अगर सभी मिला दें तो ये एक बड़ा सेट बन गया। ठीक है, सभी संख्या पद्धतियों को यदि एक समुच्चय में व्यक्त कर दें, सभी संख्या पद्धतियां अपनाते हुए संख्याएं सारी एक साथ यदि मिला लें तो वही वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं 10वें में, और कह रहे हैं रियल नंबर्स। सभी को मिलाकर नाम दिया गया रियल नंबर्स, सबसे बड़ा सेट। जितनी संख्या पद्धतियां हैं पहले से, उनके संख्याएं, उनके अंक यदि लिखे जाएंगे तो उन अंकों को सभी को एक साथ मिला लें तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक होना, अवास्तविक होना, ये भी समझा चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, और उसमें हमने बहुत आसान उदाहरण दिया था। ठीक है, क्या कि वास्तविक शरीर की वास्तविकता, आत्मा की अवास्तविकता, मैटर पदार्थ, ठीक है, और एंटी मैटर, तो ऐसा बताया था। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक जो आगे आया, तो संख्या पद्धति में जब 10वें के बाद आगे बढ़े, 11वें में आए, जब 11वें में आए तो ये जान गए कि और भी संख्याएं हो सकती हैं। उनका संकेत अभी करेंगे कि और भी संख्याएं जो अवास्तविक हो सकती हैं, तो वो भी संख्याएं हैं क्या और क्यों होंगी, ये भी ले आएंगे इसी पाठ में। तो 11वें में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 11वें में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अभी वास्तविक संख्याएं और बाद में ये मिश्रित राशियां कही जाती हैं, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित मतलब उनमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी इनका नाम इमेजिनरी नंबर्स भी था, हिंदी वालों ने और अच्छा नाम लिखा था, क्या, अधिकल्पित राशियां, कल्पना से और आगे। ठीक है, जो वास्तविक है वो कल्पनाएं घटित हो गई तो ये वास्तविक नंबर बन गए। इनका स्पर्श हो सकता है क्वांटिटीज का 2, तो 2 माने अभी ये एक पेन है, दूसरा चाहिए तो दूसरा पेन और आएगा, तब हम जानेंगे कि ये 2 हुए, ये वास्तविकता है। क्लियर। लेकिन इस शरीर से आत्मा चली जाती है, न दिखी और न कभी जीवन में ऐसा लगा कि कहाँ रहती है इस शरीर में आत्मा, पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये अवास्तविकता है, लेकिन आत्मा है तो ठीक, लेकिन टेंजेबल नहीं है, ये 2 है। ठीक है, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात आएगी। अब ये सब रियल नंबर्स बन गए। अब आगे बढ़ते हैं कि 10th की विषय वस्तु, जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, उनको लेकर कि आगे क्या लिया जाए। भूमिका हो चुकी प्रस्तावना के रूप में। अब पहला आया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आ रही है, इस पर 1.1 शुरू होगी, जो पाठ की विशेष सामग्री से वास्तव में अगर देखा जाए तो जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन पर है, प्राइम फैक्टराइजेशन पर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को शायद ध्यान में रखते हुए ये थ्योरम लाई गई। जो बात तो बनती है, नंबर थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो जो पहली बात लिखी गई कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, तो आधारभूत प्रमेय क्या इसी पाठ की विशेष सामग्री बनती है? नहीं, आगे कोर्स है बहुत बड़ा, नंबर थ्योरी। ठीक है, क्लियर। तो उसकी सामग्री है पहली थ्योरम जो प्रमेय लिखी गई है। इस पाठ में अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता ना के बराबर थी।
आपने रियल नंबर्स पढ़ाया तो उसी को बढ़ा सकते हैं। HCF एलसीएम वाली एक्सरसाइज कहीं और रखी जा सकती है, जो बहुत पहले शुरू हो चुका था HCF और एलसीएम। लेकिन HCF और एलसीएम में ये जो नई बोधात्मक चेतना है उसको लाना, उन्होंने सोचा कि वास्तविक संख्याओं की पाठ में इसे रखा जा सकता है, लेकिन कई विद्वान इसे असहज पाते हैं कि इसे यहाँ क्यों रखा, ये तो नंबर थ्योरी का विषय बनेगा। तो पहला पार्ट चूंकि नंबर सिस्टम था और रियल नंबर्स भी नंबर्स ही बता रहा है, तो नंबर थ्योरी की ये थ्योरम ले आए क्या कि जो गुणन खंडन के लिए प्रयुक्त होगी, तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसे ला रहे हैं और उसमें HCF और एलसीएम निकालने पर बात करेंगे, ये देखना है। तो आज अब डिस्कस कर रहे हैं पहली प्रश्नावली के लिए, आगे बढ़े आगे। उसमें है आधारभूत प्रमेय क्या कहती है गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इससे बात को आगे बढ़ा रहे हैं 10वीं की। ठीक है, आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इससे बात शुरू होगी 1.1 के लिए। ठीक है, तो एक इससे जुड़ी और थ्योरम पुरानी वाली किताब से भी सिखाएंगे। केवल इतना ही नहीं रखेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ही जान जाएं, उसके अलावा भी एक थ्योरम और जाननी जरूरी है जो पुरानी किताब में थी, अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको जानना भी जरूरी होगा। ठीक है, क्यों? जब ये प्रूफ लिखेंगे कि दिखाइए कि 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर उस थ्योरम का इस्तेमाल वहां करेंगे, और वो थ्योरम यहाँ पर नहीं लाई गई है जो लिखी जानी चाहिए थी। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखी जाए, क्या लिखा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम, आधारभूत, फंडामेंटल क्या है, आधारभूत, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, थ्योरम क्या है, प्रमेय, और फंडामेंटल क्या होता है, आधारभूत, है ना, आधारभूत, और साथ ही अरिथमेटिक, अंक गणित, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखिए क्या कहती है, इस पर चर्चा करके हम लोग आज प्रश्नावली शुरू करेंगे। अंक गणित, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय संख्याओं को लेकर देखें क्या कहती है। फैक्टराइजेशन के बारे में रहेगी, ठीक है, और देखिए क्या कहती है, ये आगे पढ़ा जाए। ठीक है, क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या होगी, ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तथा ये गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के अपने वाले क्रम के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, यूनिक है, ये ध्यान देना है। देखो भाज्य संख्या ली गई है ना, अभाज्य कौन सी है, तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं पहले लिखें, भाज्य, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो पहले इसका परिचय लें, क्योंकि थ्योरम में कहा जा रहा है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनफल ठीक यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, अगर क्रम को छोड़ दें तो यूनिक रहेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ने 15 को 3 गुणा 5 लिखा और किसी ने 15 को 5 गुणा 3 लिखा, तो यही क्रम में जो अंतर दिखा, तो कोई ये नहीं कह सकता कि 15 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 में भेद उत्पन्न कर रहा है, कैसा, तो नहीं, वो अद्वितीय ही है। 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 लिखने से 15
में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, वो 15 ही रहेगा, 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3। तो क्रम को लेकर अद्वितीय माना जाएगा, ऐसा नहीं। क्रम को छोड़ दीजिए, किस क्रम में आई हैं संख्याएं, कौन सी, अभाज्य संख्याएं। किसी भाज्य संख्या को लेकर अगर हम उसका गुणनफल अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लें तो क्रम को छोड़ दीजिए, तो ये हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अब यूनिक भी समझाएंगे, क्योंकि ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है गणित में, यूनिक होना। यूनिक आखिर क्या है, इसे गणितीय चेतना में कैसे देखें, गणित का भाव यूनिक किस तरह से लेता है, ठीक है, ये देखना होगा। तो पहले थ्योरम में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का भेद जान लें, और उसके बाद फिर हम थ्योरम का स्टेटमेंट दें आपको। पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में भेद कर लें, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में भेद क्या है देखें जरा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। यदि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कंपोजिट नंबर कब बनेगा, 2 से अधिक गुणनखंड होना, 2 से अधिक गुणनखंड होना, ठीक है, तभी कंपोजिट नंबर बनेगा, गुणनखंड होना। बहुत ध्यान से समझिएगा, गणित लोकमानस यही जानता रहा है कि सूत्रों से चलती है, और गणित माने सूत्रों को निकालना, ठीक है। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं केवल 2, तो ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर केवल 2 गुणनखंड होना, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं। तो इस लय में, जिस लय में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आगे का सब्जेक्ट जब अभी 15वें दर्जे में होगे तो वास्तव में नंबर थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, उनका आधार अभी से पाठों के रूप में आता है, बाद में यही पुस्तकें बन जाती हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर केवल 2 गुणनखंड होना ही प्राइम नंबर के लिए योग्यता देता है, केवल 2 गुणनखंडों का होना, ठीक है, केवल 2 गुणनखंड होना, ये प्राइम नंबर। तो ये क्यों कहा भाज्य और अभाज्य, क्योंकि थ्योरम जो लिखी गई है पहली आधारभूत प्रमेय अंकगणित की, वो भाज्य और अभाज्य संख्या को लेकर है, ठीक है। तो इसलिए फिर से परिचय दे दिया। कंपोजिट नंबर 2 क्या कंपोजिट नंबर हो सकता है, बोलो, उत्तर दो। 2 क्या भाज्य संख्या मानी जा सकती है, वो प्राइम नंबर है। गुड, शाबाश, प्राइम नंबर है। क्यों, 2 के 2 ही गुणनखंड हैं, कौन से, 1 और स्वयं। तो ये केवल 2 जो होता है इसमें माना जाता है 1 एवं स्वयं, ठीक है, 1 और स्वयं। तो 1 और स्वयं जब आएगा तो 2 आया, तो 2 कैसा निकला, प्राइम नंबर निकला। क्यों, इसके 2 ही फैक्टर निकले हैं, ठीक है। और 2 फैक्टर जब निकले, कौन से, 1 एंड 2, 1 एंड 2 इटसेल्फ, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है। लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। क्यों, इसके गुणनखंड लिखेंगे तो क्या पाएंगे, इसके गुणनखंड है 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भी तो भाग चला जाएगा, 2 गुणा 2 4, और 4 से भी भाग चला जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड निकल आए ना, ये गुणनखंड हो गए। अब ये 2 से अधिक हैं, ये गुणनखंड है, और जो 2 से अधिक है, इसलिए 4 कैसा है, भाज्य संख्या, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड 2 से अधिक। दो से अधिक, ठीक है। तो अब थ्योरम क्या कहेगी वो देखते हैं, ठीक है। थ्योरम कहती है किसी भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाना। ठीक है, तो प्रमेय कहेगी, क्या कह रही है देखो, प्रमेय कहती है कि और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, एफटीए, क्या कह रही है, किसी भाज्य संख्या को, ठीक है, कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लिया जाए भाज्य संख्या को, ठीक है, तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभी एक्सप्लेन और कर रहे हैं, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकेगा, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन और बात भी कहनी पड़ेगी, व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन एक और अभी विशेष इसमें जोड़ना है। वो विशेष क्या है, ये बात है, विशेष है कि क्रम को छोड़कर, ठीक है, जो गुणनखंडन है, फैक्टराइजेशन है, वो अद्वितीय ही रहेगा। ठीक है, ठीक, विशेषता, गुणनखंडन अद्वितीय माना जाएगा। विशेषता, जो गुणनखंडन लिखा है, ठीक है, विशेषता, गुणनखंडन अद्वितीय है, खंडन अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़कर अद्वितीय माना जाएगा। गुणनखंडन अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आई हैं, 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5, इसमें भेद नहीं लेंगे, क्योंकि 15, 3 और 5 दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यूनिक है। 3 और 5 केवल यही संख्याएं गुणा होने पर 15 देगी, और कोई संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, कि कोई दूसरी संख्या भी 15 दे दे, 3 गुणा 5 जो कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो गुणनखंड आया जो, वो अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय कैसे, कि क्रम में जो संख्याएं आई हैं, जैसे 15 के लिए 3 और 5, तो क्रम को छोड़कर वो अद्वितीय क्यों है, केवल 3 और 5 से ही 15 का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 15 गुणा 1, तो 15 गुणा 1 फिर से 15 मिल गया, लेकिन 15 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है, इसलिए 15 को 15 गुणा 1 लिखा जाए। थ्योरम ये नहीं कह रही है, थ्योरम कह रही है किसी भाज्य संख्या को, जैसे 15 भाज्य संख्या क्या हुई, उसके 2 से अधिक फैक्टर हों, तो 15 के 2 से अधिक फैक्टर कौन से हैं, 1, 3, 5 और 15। ठीक है, क्लियर। तो अद्वितीय में हम ये ध्यान देंगे, गुणनखंड जो है क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्रम को छोड़ दें, क्रम को छोड़कर, किनके क्रम को, जो अभाज्य संख्याओं का क्रम है, क्रम को छोड़कर। ठीक है, क्रम को छोड़ देकर अगर, तो अद्वितीय माना जाता है। जैसे 3 गुणा 5 एवं 5 गुणा 3, ठीक है, ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 में 3 एवं 5 ही हैं जो 15 दे रहे हैं। 3 एवं 5 का, 3 और 5 अभाज्य हैं, तो ये दो अभाज्य संख्याएं ही 15 दे रही हैं, इसलिए अद्वितीय है। 3 और 5 अभाज्य हैं, और इन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या दे रहा है, ठीक है, 15 दे रहा है।
तो इस सेंस में ये अद्वितीय है। तो ध्यान ये देना है कि प्रमेय क्या कहती है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और विशेष ये रहेगा कि वो जो गुणनखंड लिखा गया है वो अद्वितीय माना जाता है। ठीक है, जबकि अभाज्य संख्याएं किसी भी क्रम में आई हों, अभाज्य संख्याएं किसी भी क्रम में आई हों, जैसे कि हम लिख रहे हैं 30, अब 30 को हम लिख रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 30 को लिखने के लिए जिन अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ वो क्या है, 2, 3 और 5। अब किसी भी क्रम में लिखिए, चाहे 3 गुणा 2 गुणा 5 लिखिए, चाहे 5 गुणा 2 गुणा 3 लिखिए, चाहे 5 गुणा 3 गुणा 2 लिखिए, लेकिन बार बार आप इन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ले रहे हैं, 30 दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए अद्वितीय है ना, केवल यही अभाज्य संख्याएं आई, केवल। ठीक है, केवल 2, 3 और 5 को लेकर हम 30 पा रहे हैं गुणनफल के रूप में। तो केवल अगर हमारे पास जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो गुणनफल बनाते हुए 30 दे रही हैं, तो केवल 2, 3, 5 इसीलिए अद्वितीय है। क्रम पर ध्यान नहीं देंगे कि किस क्रम में लिखा गया है। तो थ्योरम ये कहती है, इतनी बात अब आप मेंशन करिए, लिखिए और समझते हुए लिखिए कि क्या कह रही है थ्योरम। इस पर ध्यान जरूर दें कि every composite number can be expressed as factors of unique primes। ठीक है ना, जो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है वही यहां पर आ रही है एक तरह से, क्या कि किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के टर्म्स में प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं, और वो प्रोडक्ट जब मिलेगा हमें जिन प्राइम नंबर से मिलेगा, ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन यूनिक फैक्टराइजेशन है। भले ही यहाँ ऐसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया, लेकिन चूंकि उसमें 3 ही संख्याएं आई हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में 30 का गुणनफल लिखने के लिए, इसलिए अद्वितीय माना जाता है। अद्वितीय क्यों माना जाता है वो यहाँ उदाहरण के रूप में दिखाया है कि 30 को व्यक्त करने के लिए 2, 3 और 5 का क्रम कुछ भी रहे गुणा होने का, लेकिन चूंकि 2, 3 और 5 केवल इन्हीं को लेकर, इन अभाज्य संख्याओं को लेकर ही 30 का गुणनफल प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए हम ये मानेंगे कि ये गुणनखंडन अद्वितीय भी है। तो थ्योरम यही कह रही है, किसी भाज्य संख्या जैसे 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख लिया अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, और बाद में ये पाया कि 2 गुणा 3 गुणा 5 ऐसा ही है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ठीक है, इसलिए 2 गुणा 3 गुणा 5 किसी भी क्रम में लिखा जाए, लेकिन 30 जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है उसका स्वरूप अद्वितीय है, यूनिक है। तो यूनिक वर्ड भी हमने आपको समझाया है। क्यों यूनिक कहेंगे? यूनिक इसलिए कहेंगे कि 2, 3 और 5 जो अभाज्य संख्याएं हैं केवल इन्हीं को लेकर 30 बनेगा, इसलिए यूनिक है, इसलिए यूनिक है। क्रम बदल दें उससे यूनिक नहीं है, केवल संख्याएं निश्चित है, अभाज्य संख्याएं कौन सी, 2, 3 और 5, उन्हीं से 30 बन रहा है गुणनफल के रूप में। थ्योरम यही कहती है। अब आप स्टेटमेंट लिखिए, हमने जो एग्जाम्पलीफाई किया है, जो बोला है, उसमें से कुछ लिखने लायक यदि आपको लगता है और जो हमने बोला है बार बार उसे भी लिख लीजिए, और वो संकेत बोर्ड कर रहा है। जब ये लिख लें आगे तो प्रश्नावली की बात आगे शुरू करें कि इसका एप्लीकेशन क्या है इस थ्योरम का। इस थ्योरम का जो अनुप्रयोग है वो प्रश्नावली में करेंगे। तो अभी तुरंत ही प्रश्नावली शुरू करेंगे। सर
बोलो, लिख लो इसे। -2.5 नेचुरल नंबर है या सर होल नंबर है? लिख लिया? तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका हल दे रहे हैं। -2.5 प्राकृत संख्या है कि नहीं? देखो ध्यान से, 9th क्लास वाली सिचुएशन में क्लास में क्या हुआ है, गणना लिखा गया कि नहीं लिखा गया? गिनती करने की बात हो रही है कि नहीं कर रही है? प्राकृत संख्याएं गणना में प्रयुक्त होंगी, ठीक है? तो -2.5 जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसे गणना में नहीं प्रयोग करते हैं, गिनती में नहीं ला रहे हैं कि -2.5 गिनती के रूप में आया, ठीक है? क्लियर? तो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, -2.5 इस तरह की चीज हुई कि मरकरी थर्मामीटर में बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से बाईं ओर, ऐसे कह रहे हैं, है ना? तो ऋणात्मक पहले लिया और 2.5 दशमलव आया, तो कैसा बना कि जैसे 0 के लिए कहा गया कि 2.5 लिखा गया अगर, तो 2.5 25/10 है, 25/10 P/Q का फॉर्म ले रहा है और वो क्या बना 5/2, और अब ये P/Q का फॉर्म ले गया। ऐसे ही -5/2 आ गया तो P/Q का फॉर्म ले रहा है, ठीक है? इसलिए जो -2.5 जो दशमलव प्रसार लिया गया, ठीक है, वो आप प्राकृत संख्या के रूप में कैसे रख सकते हैं? प्राकृत संख्याओं में हमेशा क्या है, काउंटिंग नंबर्स माने जाते हैं। तो जब P/Q का फॉर्म लिखा जाता है तो सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो कंसिडर करते हैं हम P/Q के फॉर्म में, और P और Q लोएस्ट टर्म्स में होने चाहिए। इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं क्वालिफाई कर रही हैं। क्यों? प्राकृत संख्याओं में उनका हर 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सारे हम प्राकृत संख्याएं ही नहीं, अब आगे होल नंबर्स की बात करें तभी पहला प्रश्न है 9th क्लास में कि 0 कैसा है ना, वो रेशनल नंबर है कि नहीं, पहला प्रश्न। तो उसे रेशनल परिमेय संख्या माना जा रहा है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख पाए, 0/1। तो P/Q का फॉर्म आ गया और 0 और 1 में कॉमन फैक्टर के रूप में क्या मिल रहा है, 1 के अलावा, ठीक है? तो 1 HCF के साथ हम देखें तो 0 और 1 को अब रिड्यूस नहीं कर सकते, कॉमन फैक्टर से काट सकते हैं, ठीक है? तो ये देखना है 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो 1 के अलावा जब कुछ और नहीं हो सकता तो 0/1 इज 0। तो 0 वहां बताया गया कि परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या और पूर्णांक के रूप में भी अस्तित्व में रहता है, ठीक है? तो अब जो दशमलव प्रसार आ रहे हैं P/Q के फॉर्म के, परिमेय संख्या है एक, उसका दशमलव प्रसार है 2.5। प्राकृत संख्या में इसकी गिनती नहीं की जाती है। ध्यान रहे, आप भले कहें कि नहीं -2.5 से आप कुछ गिनते हैं तो उसे यूं नहीं माना जाएगा सत्य। केवल सीमाएं ये हैं, ध्यान दें कि प्राकृतिक संख्या गणना में, गिनती करने में इस्तेमाल होगी जब हम वस्तुओं को गिन रहे हैं, ठीक है? लेकिन यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो वो 2.5 जैसा आया, ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक बता रहा है 0 के बाईं ओर, 2.5 प्लस का है वो बता रहा है दाईं ओर, लेकिन ये प्राकृत संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। 2.5 P/Q का फॉर्म ले रहा है, ठीक है, इसलिए परिमेय के रूप में उसे देखा जाएगा और सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय बन जाती हैं, क्योंकि हर हम उनमें एक लगा सकते हैं, ठीक है? तो हर एक लगा लेने से, बना लेने से प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं तो बन गई, लेकिन अब चूंकि परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार लेती हैं तो वो दशमलव प्रसार 2.0 केवल 2 रह गया, उसे तो प्राकृत संख्या कह सकते हैं,
लेकिन 2.5 को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, अब कोई कह दे नहीं 2.1 से भी गिनते, कह ले हाइट कितनी है, कह ले 2.1, ठीक है, ऐसे कह दें 1.67, तो कह लें इससे हाइट गिन रहे हैं, हाइट नाप रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कंटिन्यूटी की बात आती है, डिस्क्रीट नहीं होता, अलग अलग, भिन्न भिन्न। ठीक है, ये चीज, एक पुस्तक दूसरी पुस्तक, ठीक है, एक पुस्तक और दूसरी पुस्तक, प्राकृत संख्याओं की ये चेतना है, 1 और 2। अब कहें कि नहीं हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, 2.67, तो 2.67 ये पुस्तकें क्या मानी जाएंगी कि हमारे पास 2.67 पुस्तकें हैं? ऐसा तो नहीं माना जाएगा। ठीक, तो पुस्तक जब कह रहे हैं, पुस्तकें कह रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे 1.2 1.3 पुस्तकें हैं हमारे पास, ये तो नहीं कह सकते। तो प्राकृत और परिमेय में क्या फर्क है, उसे जरा अपने अनुभूति में लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1.23 किताबें हैं। ठीक है, तो ये प्राकृत स्वरूप नहीं हुआ नंबर का, ये गणना गलत हो रही है क्या कि 1.23 पुस्तकें हैं। पुस्तकें होंगी तो ऐसे कहेंगे 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे पास 4.37 पुस्तकें हैं, है ना। तो प्राकृत संख्याओं में गणना कर पाना, इसकी अनुभूति जरा कीजिए कि प्राकृत संख्या किस स्वरूप में रहती है, ये देखना होगा। इसलिए हम 2.5 धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसे प्राकृत संख्या का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या गणना में प्रयुक्त होगी और उसमें भिन्न भिन्न करस्पॉन्डेंस आएगी। हम एक तो 1 लिखेंगे, एक वस्तु आई, जब 2 लिखेंगे तो 1 के बाद एक वस्तु और आई, जब 2 हो गई तो फिर जब एक वस्तु और आएगी तब हम 3 लिखेंगे। तो 3 वस्तुएं जो दिखी वो अलग अलग हमें दिखेंगी। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं की अनुभूति है। इसलिए 2.5 जो p/q के फॉर्म को ले रहा है, ठीक है, वो प्राकृत संख्या की अनुभूति नहीं कराता, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, अब आप वो लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं उसे देखिए, और अब प्राइम फैक्टराइजेशन के सवालों को लेकर 1.1 में आगे बढ़ें, ये देखते हैं। आइए बोलो, ये भ्रम दूर हुआ कि 2.5 प्राकृत संख्या है कि नहीं? 2.5 प्राकृत संख्या का स्वरूप नहीं लेती, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का भाव किस रूप में है? गिनती करने के लिए, गिनने के लिए। और ये गिनती नहीं है कि हमारे पास 2.37 शर्ट्स हैं, है ना, ये तो नहीं कह सकते, है ना। इस तरह से जब शर्ट्स की गिनती करेंगे तो यही कहेंगे 3 4 5 10 12, ऐसे ही तो कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कितनी शर्ट्स हैं, 10.5, है ना। तो यही भेद है प्राकृत में और परिमेय में। 10.5 परिमेय बन गया और 10 क्या है? प्राकृत। ठीक है, 10 अलग अलग, 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्याओं में काउंटेबल नेचर है, काउंटेबल नेचर। तो काउंटेबिलिटी का एहसास जरूर करिए कि 10.5 शर्ट्स गिनने के लिए काउंटेबिलिटी की अनुभूति नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए 10.5 प्राकृत संख्या नहीं है। आगे बढ़े, आ गया समझ में? Yes. तो अब 1.1 की ओर हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आगे इसके अनुप्रयोग की ओर चलेंगे। तो 1.1 प्रश्नावली जो है वो देखते हैं क्या बताएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। अब आई बात ये
क्या एक टॉपिक और 1.1 पर पहुंचने के लिए, है ना, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स जैसे अगर हम कहें 30, ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, 3 गुणा 5 गुणा 2, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि 20 के फैक्टर्स क्या बने, 2 गुणा 2 4 और 5 20, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर यदि हम देखेंगे तो कॉमन फैक्टर कौन सा बना, 3 यहां है, यहां 3 नहीं है, तो 3 कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में हो, ठीक है, या सभी में हो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक। तो कॉमन फैक्टर में उभयनिष्ठ, आवाज ना आए, उभयनिष्ठ। तो हमने क्या पाया, 30 और 20 के हमने फैक्टर्स लिखे, फैक्टराइजेशन कर डाला, तो कॉमन में क्या आ रहा है, 1 2 आया, 2 और 5, ये 2 और 2, ये वाला 5 और 5, तो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स में मिले क्या, 20 और 30 के लिए 2 और 5, ये कॉमन है। अब अगर पूछा जाता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये देखना होगा, ठीक है। हाईएस्ट में 2 बड़ा है कि 5, तो 5 बड़ा है, तो ये HCF का रूप ले बैठा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब अगर LCM की बात आती तो उसे देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट, ये लीस्ट है, और H फॉर हाईएस्ट, सबसे छोटा, लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करेंगे तो देखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर की नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखें कि इसे कैसे सोचेंगे, तो 20 और 30 का 20 गुणा 2 40, 20 गुणा 3 60, तो पता चला मल्टीपल लिखना है ना, उसका गुणज, मल्टीपल क्या है, गुणज, मल्टीपल है गुणज, और फैक्टर है गुणनखंड। तो जरा देखिए मैं अब किस ओर आगे जा रहा हूं, उसे समझिए, गुणनखंड और गुणज। तो अगर हम 20 और 30 के लिए देखें तो 30 का पहला गुणज हमने 30 पाया, दूसरा गुणज हमने 60 पाया, इस तरह से। ऐसे 20 के गुणज हमने लिखे, तो पहला गुणज 20 है, दूसरा गुणज 40 है, और तीसरा गुणज 60 है। अब हमसे कहा जा रहा है लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा, कॉमन दोनों में हो, मल्टीपल गुणज। तो 30 के गुणज शुरुआत किए गए और वो क्या निकले, 30 60 90। 20 के गुणज लिखे गए, 20 40 60। अब कहा गया लीस्ट, जो सबसे छोटा हो, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा बन रहा है, 20 नहीं, 20 छोटा तो है लेकिन केवल 20 के लिए प्रयुक्त हुआ, कॉमन नहीं है 30 में। 40 है यहां, वहां कॉमन नहीं है। 30 यहां है, यहां कॉमन नहीं आया, ठीक। पता चलता है कि पहला कॉमन 60 मिल रहा है, ठीक है, और वही लीस्ट भी है। 30 लीस्ट नहीं बन सका क्योंकि दोनों में नहीं था। 20 लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि 30 वाले में नहीं था। 40 भी इसलिए नहीं बन सका क्योंकि 30 वाले में नहीं है। 60 हमने पाया कि दोनों में आ गया है, और
पहला सबसे छोटा अंक हुआ, संख्या हुई, पहली सबसे छोटी संख्या 60 ही बनी, जो दोनों के गुणज के रूप में आई है। 30 के गुणज के रूप में 60 आया है और 20 के गुणज के रूप में भी 60 आया है। ठीक, और ये ही सबसे पहले आया। ठीक है ना। दोनों में आने वाला सबसे पहले कौन है? 60। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला वो 60 निकला। और जब कॉमन फैक्टर की बात हो रही थी गुणज के अलावा गुणनखंड की, तो गुणनखंड में अगर HCF जानना चाहते हैं तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, 2 और 5। अब हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 बन रहा है। ठीक है। और अगर ये 60 आया है तो ये 60 देखिए कैसे लिखा गया। तो पहले कॉमन फैक्टर लिखिए, तो कॉमन फैक्टर लिखे गए तो 2 और फिर उसके बाद 5। अब उसके बाद जो बचेगा वो लिखना होगा। 2 हो गया, 5 हो गया, इसमें क्या बचा? 3 बचा, इसमें क्या बचा? 2 बचा। जरा मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणा 5 10, गुणा 3 30, गुणा 2 60। इस तरह से एलसीएम निकल आता है। ठीक है। और HCF यहां निकाल कर दिखाया। ठीक है। तो अभी और रिफाइंड तरीका भी लाएंगे। ये क्लास 5th का तरीका है, कक्षा 5 मान लेते हैं, ये उसी तक आया। थोड़ा सा जो ये फंडामेंटल थ्योरम बता रही है अरिथमेटिक की कि यूनिक फैक्टराइजेशन है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन करके जानकर हम लोग अब फिर से ये कक्षा 5 की बात जो HCF और LCM है उसे अब थोड़ा और परिमार्जित लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसको भी देखना होगा। लेकिन अभी तो ये कक्षा 5 की बातें ही रिपीट की हैं कि HCF और LCM आप कैसे निकाल रहे हैं उसे दिखाया है। ठीक है। लेकिन इसका रिफाइंड स्टेटस, परिमार्जित स्वरूप अभी आएगा, जो कि इस थ्योरम को ले लेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हो सकता है लिखना कुछ आसान लगे, लेकिन 10th का वो तरीका स्टूडेंट्स कई बार स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जैसे 5वें और 7वें में HCF और LCM निकाल रहे थे वैसे ही निकाल देते हैं। तो टीचर भी कुछ खास कहता नहीं है, मार्क्स दे देता है, लेकिन अब 10वें की हैसियत से लिखना चाहिए, ये जरूरी है। जनरली क्या होता है कि 5वें की हैसियत का HCF और LCM जो मेथड है उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है। होना ये चाहिए कि जो फैक्टराइजेशन है उसमें जो प्राइम नंबर्स की पावर्स आई हैं, जो घात आई है, उन घातों को लेकर लिखा जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। लगता है कि 10th की विषय सामग्री से उत्तर लिखा गया है HCF और LCM का, ये फायदा होता है। तो ये अभी कॉमन फैक्टर्स को लेकर HCF और LCM के बारे में कहा है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात पहले इलस्ट्रेट कर लीजिए, इतनी बात लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं बात को। पहले इतनी बात लिख लीजिए। तो देखिए अब इनको निकालना सिखाएं कि कॉमन फैक्टर्स जैसे लिखा कि 2 और 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन जब HCF सवाल के रूप में देखेंगे तो 2 कॉमन था, उसके बाद 5 कॉमन है। तो जब HCF बोला जाएगा तब इसका आंसर 10 बनेगा। तो ये 10 कैसे बना ये दिखाना है। 2 और 5 जो कॉमन फैक्टर्स थे तो उनमें HCF उन दोनों में से कौन सा बड़ा था, ठीक है, वो दर्शा रहा है। लेकिन जब सवाल मांगेगा कि HCF बताइए तो दोनों कॉमन फैक्टर्स का गुणनफल, और ये लग भी रहा है कि 2 गुणा 5 10 यहां भी आया है और 2 गुणा 5 यहां भी 10 आया है, तो ये 3 गुणा 10 है और ये 2 गुणा 10 है। ठीक है। तो हमने पाया कि अब 10 कॉमन फैक्टर बन रहा है और ये हाईएस्ट है। ठीक है। तो अब आइए LCM भी देखा जाए कि LCM कैसे निकालें। तो प्रश्न आया कि ये कक्षा 5 और 7 जब आप HCF और LCM निकालते थे तो फंडामेंटल थ्योरम में हमने क्या सीखा है उसका प्रयोग दिखाएंगे कि जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की, उसके साथ आइडिया
थोड़ा रिफाइनमेंट देंगे उस आइडिया को, और उसके बाद HCF और LCM लिखेंगे तो उससे आसान हो जाता है जब पावर्स के रूप में लिखेंगे। तो उसमें ऐसे किया जाता है, जैसे हमने 3 को लिखा तो हम लिख पा रहे हैं 2 गुणा 30 को लिखा, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसको हम यही लिखेंगे कि सभी की घात कितनी है, 2 टू द पावर 1 आया, 3 टू द पावर 1 आया, घातों में लिखेंगे भी, ठीक है, घातों में भी लिखेंगे। 20 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 5, तो हम यहां लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब घातों के रूप में हम पाएंगे तो HCF के लिए नियम ये है कि कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी घात है उनका गुणन लिखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 5, तो 2 की छोटी घात क्या आई है, 1, और 5 की छोटी घात क्या आई है, 1। 5 की छोटी घात क्या है, 1, और 2 की घातें क्या है, 1 और 2, छोटी घात कौन सी है, 1, तो अब ये बना 10 आ गया। ऐसे ही एलसीएम में अभी फिर से रिपीट करते रहेंगे, एलसीएम में बड़ी घात चुनी जाती है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 5, 2 और 5 कॉमन फैक्टर्स हैं। तो 2 की बड़ी घात क्या है, 2 है, और 5 की बड़ी घात दोनों में क्या है, 1। तो कितना आ रहा है, इसे देखा जाए, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स जो भी अभाज्य संख्याएं आई हैं, ठीक है, तो उनको देखा जाता है। तब हम वहां पर वो जो 60 पा रहे हैं, ठीक है, उसे देखेंगे तो पता चला 3 की घात आई है, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्याएं आई हैं इसमें उभयनिष्ठ देखा गया था 2 और 5, इसमें जो अभाज्य संख्याएं गुणनफल बना रही हैं वो 2 है और 5 है, तो उनकी बड़ी घात, 5 की बड़ी घात सबसे दोनों में 1 ही आई है, 3 की बड़ी घात 1 ही आई है, और 2 की बड़ी घात 2 है। तो अब कितना आ गया, 4 पंचे 20 गुणा 3 60 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम के लिए भी फिर बोलकर और समझाएंगे अगली कक्षा में भी कि एचसीएफ में छोटी घात काम कर रही है और एलसीएम में बड़ी घात काम कर रही है। एचसीएफ जब हमने लिया है तो जो कॉमन फैक्टर्स बने हैं उनकी सबसे छोटी घात ली गई है, और एलसीएम जब लिखा है तो जो भी प्राइम फैक्टर्स दोनों को गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो 2, 5 और 3 इन गुणनखंड फलों को लिख रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी घात क्या है, उनका अगर हम गुणनफल लेते हैं तो एलसीएम तैयार हो जाता है। इसे बार बार और समझाएंगे। अभी कहेंगे कि अब 10वें में जब एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अगर उसके टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो अब एचसीएफ और एलसीएम 5वें और 7वें कक्षा का आधार छोड़कर नए फॉर्मेट में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लिखने को विद्यार्थी 5वीं 6ठी की तरह ही लिख देते हैं, जो नहीं लिखना चाहिए 10वें में। इस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे। बाकी अगली कक्षा में इसी पर चर्चा शुरू होगी और पहली प्रश्नावली आगे बढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए अब रुकते हैं, कक्षा दूसरी होगी। चले, थैंक यू सो मच।